ज्ञानवानेन सुखवान ज्ञानवानेन जीवति ज्ञानवानेन बलवान तस्मात् ज्ञानमयो भवः। ज्ञानी इंसान सुखी है और ज्ञानी ही सही अर्थ में जीता है। जो ज्ञानी है वही बलवान है, इसलिए आप भी ज्ञानी बनो। सही गाइडेंस एवं ज्ञान का सही मार्ग किसी भी सफलता का मार्ग है। प्यारे बच्चों, बहुत जल्द आपके मध्य एक ऐसा ऐप लाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से LSA एवं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कंपटीशन एग्जाम के सभी विषयों को सारगर्भित माध्यम से समझाया गया है। बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रत्येक विषय को आपके मध्य रखा जाएगा। उसके बाद प्रत्येक विषय की परीक्षा में पूछे जाने वाले एवं कठिनतम प्रश्नों को जोड़कर विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्विज बैंक एवं क्वेश्चन बैंक को भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को घर बैठे एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जो कि विषय को समझकर प्रश्नों को हल करने की कैपेसिटी डेवलप करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह ऐप रेगुलर मॉनिटरिंग के माध्यम से जिस विषय पर विद्यार्थी कठिनाई महसूस करता है या प्रश्नों को समझने एवं हल करने में कठिनाई महसूस करता है, उसको तुरंत सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आपके सभी डाउट्स पर गाइडेंस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें सभी प्रकार के लाइव सेशंस की एवं मॉडल टेस्ट पेपर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आज हम टॉपिक लेंगे जर्नल बॉडी फ्लूइड्स। पहले हम ब्लड का संरचना देखेंगे, ब्लड में मिलने वाले अवयव्स की बात करेंगे और उसके पश्चात इनका सर्कुलेशन कैसे होता है इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड से मिलते जुलते शरीर में मिलने वाले सभी तरलों की बात करते हैं और ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। और संयोजी ऊतक होने के साथ साथ इसकी प्रकृति है तरल के रूप में, क्योंकि हम शरीर में मिलने वाले तरल्स को ही पढ़ रहे हैं तो ये तरल होगा। और संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिंग, यानी यह है अंगों को और ऊतकों को जोड़ के रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे जोड़ के रखता है ये। हम सभी जानते हैं कि ये रक्त वाहिनियों के माध्यम से प्रवाहित होता है और आप सब जानते हैं कि रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं, जो कि धमनी और शिरा के रूप में शरीर में मिलती है। धमनी और शिराओं में बहने वाला तरल रक्त ही होता है बच्चों, और इनमें बहने वाला रक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के हिसाब से रहता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित रहती है तो इसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, अन्यथा इसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। बच्चों, रक्त का मुख्य कार्य भी यही है कि रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना और वहां उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस लेकर आना। मुख्य कार्य बच्चों यहाँ पे गैसों का विनिमय करना है। लिम्फ एक सफेद द्रव्य होता है जिसमें मुख्यतः WBC के रूप में लिम्फोसाइट्स मिलती है। आप याद रखिएगा बच्चों, लिम्फ से ही लिम्फोसाइट्स बनी है। क्योंकि लिम्फोसाइट्स है तो इसके कार्य भी हमें पता चल गया कि यह मुख्यतः क्या करेगा, इन्फेक्शन से बचाव करेगा। लेकिन अब सवाल यह होता है कि यह मिलता कहाँ पर है। यह कोशिकाओं के मध्य उपस्थित रहता है, यानी इंटरस्टिशियल, बीच में रहता है कोशिकाओं के, इसलिए इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, इन्हीं लसिका ग्रंथियों का जाल लसिका तंत्र के रूप में पहचाना जाता है। और जब मैं आपको लिम्फोसाइट्स पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण भी लसिका ग्रंथियों में ही होता है। ध्यान रखना बच्चों, एकमात्र ऐसी कोशिका है श्वेत रक्त कणिकाओं में जिसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में ना होकर लिम्फ नोड्स के अंदर लसिका ग्रंथियों में होता है। हम बात करेंगे मस्तिष्क व मेरु रज्जु में बहने वाले द्रव्य की। आप देखिए बच्चों, सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर एक रक्त की तरह द्रव्य बहता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यानी यह मस्तिष्क के वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस में मिलता है और सब अरेक्नॉइड स्पेस में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस, जब हमने सर्जरी पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था कि सब अरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पाया जाता है। सब अरेक्नॉइड स्पेस मस्तिष्क की 3 झिल्लियां होती हैं। ऊपर से देखें तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नॉइड और अंतिम तौर पे मिलती है पाया मैटर। इस अरेक्नॉइड परत के नीचे एक द्रव्य बहता है जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कार्य क्या है इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के? यह एक कुशन की तरह कार्य करता है बच्चों, जो कि इंजरी से, शॉक से तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है और
उसे अवशोषक की तरह भी कार्य करता है, अब्जॉर्बेंट की तरह कार्य भी करता है। अगले द्रव्य की बात करें, साइनोवियल फ्लूइड। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा स्रावित होता है। और बच्चों आप ये देखिएगा चित्र में, साइनोवियल मेम्ब्रेन दो जॉइंट्स के बीच में मिलती है और यह क्या करेगी, दो जॉइंट्स के बीच में घर्षण को रोकेगी। जॉइंट्स का मुख्य कार्य होता है गति प्रदान करना और इस बीच में बोन्स आपस में घिसती हैं। इस घर्षण को रोकने के लिए साइनोवियल फ्लूइड बहुत आवश्यक है। आपको ध्यान होना चाहिए, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ मिलेगा, जॉइंट कैविटी में मिलेगा, जैसा मैंने चित्र में बताया है। और इसका मूल कार्य रहेगा लुब्रिकेशन यानी चिकनाहट बनाए रखना, और इसी चिकनाहट की वजह से घर्षण नहीं होता है। तो अगले फ्लूइड की बात करते हैं, सीरस फ्लूइड। यह सीरम के समान होता है। आगे हम सीरम और प्लाज्मा की बात करेंगे। बच्चों यह उपस्थित रहता है शरीर की आंतरिक गुहाओं में, और हम सभी जानते हैं गुहाओं के अंदर प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेल्विक कैविटीज आती हैं। यह हृदय के चारों ओर भी पाया जाता है, लंग्स के चारों ओर भी पाया जाता है और पेरिटोनियम के चारों ओर भी पाया जाता है। इसलिए इसे हम सीरस फ्लूइड कहते हैं, जिसका कार्य भी सुरक्षा करना और लुब्रिकेशन देना यानी घर्षण से अंगों को बचाना होता है। हृदय से वाहिनियां निकलती हैं जिन्हें हम धमनियां कहते हैं। जब ये अंगों की ओर जाती है तो ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, और जब वापस अंगों से बाहर निकलती हैं तो यह अपने साथ में CO2 को लेके जाती हैं। इस तरीके से पूरा परिसंचरण तंत्र बनता है। अब बात करते हैं रक्त के कुछ भौतिक गुणों की। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बच्चों जब मैं हीमोग्लोबिन को लूंगा और डिटेल में बताऊंगा। हीमोग्लोबिन के आप शब्दों के दो टुकड़े करिए बच्चों, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम इसके अंदर आयरन का रूप होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन के रूप में। तो आयरन व प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं और इसी आयरन की वजह से पूरे रक्त का रंग लाल होता है। और हम सभी जानते हैं आयरन कहाँ मिलता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहता है और यह आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले हमें रक्त के अंदर दो ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है प्लाज्मा और दूसरा आता है रक्त की कोशिकाएं। अब देखते हैं इस 8% सॉलिड में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे मुख्य तौर पे मिलते हैं इसमें प्रोटीन जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जो कि मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और अन्य प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें रक्त की कोशिकाएं मिलती हैं, और इन कोशिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं विशेष तौर पे पाई जाती हैं। पहला है प्लेटलेट्स, दूसरी मिलती हैं लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी भी कहते हैं, और तीसरी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी ल्यूकोसाइट या WBC। बच्चों पूर्व में हमने ब्लड से संबंधित सभी प्रकार की स्टडी करी, और अब हम बात करेंगे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और इस प्रश्नों के माध्यम से ब्लड के चैप्टर का रिवीजन। तो बच्चों जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे आप लोग इसको पढ़ते जाइएगा। पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां से अब तक सवाल आए हैं और आगे भी आएंगे। तो बच्चों हमने कुछ ऐसे सेक्शंस बनाए जहां से रक्त में क्वेश्चन आने की समीक्षाओं के अंदर रक्त से लेकर कई बार, और हम देखते हैं कि पूर्व की सभी परीक्षाएं हों उनमें सब में रक्त को एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दी गई है। और अब आपको मैं कुछ ऐसे सेक्शंस बताता हूं जहां पे रक्त में से सवाल आते हैं, जैसे रक्त की संरचना, यानी हम यहाँ पे रक्त का संगठन की बात करेंगे कि रक्त को हम प्लाज्मा, उसमें मिलने वाली कोशिकाएं, उसमें कितना संगठन मिलता है प्लाज्मा का, कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं। इसी तरीके से प्रत्येक कोशिका की संरचना जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। इनमें केंद्रक कैसे मिलते हैं, इनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स मिलेंगे या एग्रेन्यूल्स मिलेंगे, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, क्या इनके कार्य हैं, इस तरीके से सवाल आते हैं। फिर आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता पर, जहां पर एक्टिव व पेसिव, यानी हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करनी है। एक्टिव पेसिव के अंदर कौन सी इम्यूनिटी आती है, कौन इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी है। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे बच्चों, हीमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार यह पूछा जाता है। ऑक्सीजन कितनी परिवहन करता है, कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, कितना ml ऑक्सीजन को ले जाते हैं। हीम के अंदर
संरचनात्मक तौर पे आयरन किस रूप में मिलता है, बाकी सारी बातें। इसके अलावा कुछ बात करेंगे हम ब्लड क्लॉटिंग की और एंटीकोगुलेंट्स की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न 1। और जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं बच्चों, हमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके पश्चात ही उसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। पशुओं में रक्त स्थानांतरण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए कौन सा प्रतिस्कंदक उत्तरदायी है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम सभी की बात करेंगे। और जब मैंने आपको एंटीकोगुलेंट बताया था तो उस समय एक EDTA के बारे में हमने चर्चा की थी और मैंने कहा था कि EDTA क्या करता है, कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम कैल्शियम EDTA के तौर पे जानते हैं। जब कैल्शियम के साथ ये बॉन्ड बना लेता है तो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी इसकी खत्म हो जाती है और यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम नहीं आता है। तो बच्चे कई बार बहुत गलतियां कर देते हैं और हमने ज़्यादातर EDTA के बारे में ही सुना होता है तो हम EDTA को ही टिक करते हैं। बच्चों यहाँ पे आंसर जाएगा सोडियम सिट्रेट। देखिए, इस तरह के सोडियम सिट्रेट के अंदर कैल्शियम की प्रॉपर्टी बनी रहती है और इसका उपयोग ब्लड बैंकों के द्वारा किया जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इसका उपयोग हम करते हैं। तो ब्लड बैंक में हम EDTA युक्त ब्लड नहीं लेते हैं, सोडियम सिट्रेट युक्त ब्लड लेते हैं। हेपेरिन पे जाइए बच्चों। हेपेरिन प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट है, इसका ट्रांसफ्यूजन में काम नहीं आएगा। जैसे ही रक्त हवा के संपर्क में आएगा यह हेपेरिन नष्ट हो जाता है। इसी के साथ सोडियम फ्लोराइड और EDTA भी नहीं होंगे। इसका आंसर जाएगा बच्चों सोडियम साइट्रेट। विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि सोडियम साइट्रेट युक्त ब्लड में कैल्शियम की प्रॉपर्टी बनी रहती है, जबकि EDTA युक्त ब्लड में कैल्शियम EDTA के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है, जहां पे चारों ऑप्शंस को देखना है और उसके बाद एक एक पे निर्णय लेना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, रक्त की pH किस बफर के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो देखिए बच्चों, बफर का मतलब होता है जो pH को मेंटेन करके रखे, यानी अम्लीयता को मेंटेन करके रखे। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि रक्त में बहुत सारे बाइकार्बोनेट व हाइड्रोजन आयन होते हैं, HCO3। यह बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन मिलकर रक्त की pH को मेंटेन करते हैं। और आपको याद होगा रक्त की pH कितनी है, यानी भौतिक गुणों की भी हम बात कर लें तो यह हल्का क्षारीय होता है, 7.4 इसकी pH होती है। तो यहां पर आंसर जाएगा बच्चों बाइकार्बोनेट के द्वारा। तीसरा प्रश्न लेते हैं, रक्त का परासरणी दाब बनाए रखता है। यह सब रक्त के संगठन में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमने आपने पढ़ा था, जब परासरणी दाब की बात हुई थी तो हमने प्लाज्मा में मिलने वाले प्रोटीन्स की बात करी थी और यहाँ हमने बताया था कि प्लाज्मा में मिलने वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है परासरणी दाब को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर आप आंसर प्लाज्मा दे सकते हो, पर अगर एल्ब्यूमिन साथ में दिया गया है तो बेटर आंसर एल्ब्यूमिन होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आपको एल्ब्यूमिन आंसर जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, उपरोक्त में से सबसे बेस्ट चुनना होता है। ये मैंने ऑप्शन में इसीलिए डाला था कि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्लाज्मा क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है प्लाज्मा, लेकिन अगर हम अंतिम तौर पे देखें तो प्लाज्मा में ऐसा क्या है जो परासरणी दाब को बनाए रखेगा, वो है एल्ब्यूमिन।